नमस्कार साथियों, पास्कल्स एजुकेशन लखनऊ सेंटर फिर आपको अगला टॉपिक लेकर हाजिर है। मैं पिछले वीडियो में आपको कामता प्रसाद गुरु जी की जो बुक है उसमें भाषा के बारे में बता रहा हूं। उसी कड़ी में आज भाषा और व्याकरण के संबंध में मैं बात करूंगा। किसी भाषा की जो रचना है वो कैसी है। रचना आप जानते हैं, किसी भाषा में रचना या कोई कविताएं या कोई कहानियां या कोई लोकोक्तियां, कोई मुहावरे, ये सब किसी भाषा के अंदर आती हैं। और रही बात अगर भाषा की, तो हम भाषा के बारे में पिछले वीडियो मैंने हमारी जो राष्ट्रभाषा है, राजकीय भाषा किस रूप में बनी और कौन से देश में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, हमारे देश में जो भाषा बोली जाती है उसका क्या महत्व है, इन सब विषय में ध्वनियां क्या हैं और विचार आपके क्या हैं, तो इन सब के बारे में कल आपको वीडियो में दिया था। अब उसी कड़ी में आपको आज बताऊंगा कि भाषा की जो रचना है उसको ध्यान पूर्वक देखने से जान पड़ता है कि उसमें जितने शब्दों का उपयोग होता है वे सभी बहुधा भिन्न भिन्न प्रकार के विचार प्रकट करते हैं। हम लोग भाषा में तमाम तरह की जो किंवदंतियों के द्वारा बताई गई चीजें होते हैं उनके अनुसार हम अलग अलग विचार प्रकट करते हैं और अपने उपयोग के अनुसार कोई अधिक और कोई कम आवश्यक होते हैं। भाषा उपयोग के आधार पर डिपेंड करती है कि कहां किस भाषा का उपयोग करना चाहिए। जैसे अभी हम कहीं किसी कार्यक्रम में मौजूद हैं और भाषा का तो उल्लेख हम ध्वनि के द्वारा ही प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं वो डिपेंड करता है भाषा पर। लेकिन भाषा में बोली का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और उसी प्रभाव को हम देख रहे हैं कि यहां पर कि कहां पर कैसी बोली बोलना है। अब मान लीजिए किसी कार्यक्रम में है और वो कार्यक्रम कोई वहां उस कार्यक्रम में कुछ खुशहाली टाइप की चीजें चल रही हैं, अगर वहां आप रोना शुरू कर दें तो सब लोग बहुत आश्चर्य मानेंगे, भाई इसको किस बात का दुख है। या कहीं ऐसी जगह पर है जहां हमें शोक संवेदना व्यक्त करनी है और वहां पर हम जो है हंसें या गाएं या नाचें तो आदमी को ये लगेगा कि इसको देखो यहां पर शोक संवेदना के इस जगह पर ये इसको कोई चिंता नहीं है, आपका लोग हंसी मजाक बनाएंगे। तो भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। भाषा की वजह से ही हमारे जो क्षेत्रीय राजनीतिक लोग हैं वो भाषा से ही वोटरों को लुभाते हैं। अगर वोटर की भाषा राजनीतिक लोग पकड़ लिए तो समझ लीजिए उनका वोट बैंक फिक्स। तो भाषा का क्या महत्व है और भाषा की क्या गुणवत्ता है, भाषा को सीखने से हमें क्या चीजें हासिल होगी, ये तो हम आपको आगे बताएंगे ही। बताया जा रहा है कि किसी भाषा की रचना को ध्यानपूर्वक देखने से जान पड़ता है कि उसमें जितने शब्दों का उपयोग होता है वे सभी बहुधा भिन्न भिन्न प्रकार के विचार प्रकट करते हैं और अपने उपयोग के अनुसार कोई अधिक और कोई कम, लेकिन जो आवश्यक है वो करते हैं। फिर एक ही विचार को कई रूप में प्रकट करने के लिए शब्दों के भी कई रूपांतर होते हैं। देखिए यहां पर अगर हम भाषा को किसी विचार के रूप में व्यक्त करें तो कई तरह से व्यक्त किया जा सकता है। आप कभी कभी देखते हैं कि किसी रैली में, किसी संगोष्ठी में कुछ ऐसी भाषा बोल दी जाती है, मीडिया उस भाषा को पकड़ करके एक टूल बना लेती है। और आजकल तो एक ट्रेंड चल गया है कि आप ऐसी भाषा बोलिए जो थोड़ा सा अजीब सी लगे, जो समाज को स्वीकार्य ना हो, तो आप बड़े तेजी के साथ हाईलाइट होंगे। लेकिन ये ट्रेंड समाज में क्या आगे रंग लाएगा ये तो आप देख ही रहे हैं। आज की जो सामाजिक संरचना है वो भाषा की वजह से काफी बिखर रही है। भाषा में यह भी देखा जाता है कि कई शब्द दूसरे शब्दों से
बनते हैं और उनसे एक नया ही अर्थ पाया जाता है। वाक्य में शब्दों का उपयोग किसी विशेष क्रम से होता है और उनमें रूप अथवा अर्थ के अनुसार परस्पर संबंध रहता है। इस अवस्था में आवश्यक है कि पूर्णता और स्पष्ट पूर्वक विचार प्रकट करने के लिए शब्दों के रूपों तथा प्रयोगों में स्थिरता और समानता हो। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोगों के नियमों का निरूपण होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। देखिए, एक सवाल आपके सामने आएगा कि व्याकरण किसे कहते हैं। हिंदी व्याकरण क्या है? हिंदी व्याकरण में हम क्या सीखते हैं? तो हिंदी व्याकरण में हम ये सीखते हैं कि कोई भी भाषा जब पूर्ण रूप से या स्पष्ट रूप से विचार प्रकट करे, यानी उनके रूपों का प्रयोग में स्थिरता हो। ये नहीं कि आज हम जो भाषा बोल रहे हैं कल उस भाषा का कुछ अलग अर्थ हो। उसमें जो भाषा प्रकट कर रहे हैं उसमें स्थिरता जरूरी है। बिना स्थिरता के भाषा पूर्ण नहीं है। और जो भाषा आप प्रकट कर रहे हैं उसमें समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आपको यहां चाय बोले तो दूसरे राज्यों में चाय को और कोई भाषा से बोला जाए ना, उसी से मिलता जुलता होगा, उसमें समानता होगी। आप एक ऐसा डिश देखे हैं समोसा, पूरे भारतवर्ष में कहीं जाएंगे एक ही नाम से जाना जाता है। तो कुछ ऐसे मतलब भाषा है, ऐसी बोली है जिसमें समानता है। और जब ये स्थिरता और समानता पाई जाती है किसी भी विषय में तो उसको हम क्या कहते हैं, उसमें भाषा और बोली के निरूपण में नियम का बहुत बड़ा योगदान है। नियम का ध्यान रखना जरूरी। कोई चीज व्यवस्थित ढंग से अगर है तो वह व्याकरण कहलाती है। ठीक है। व्याकरण के नियम बहुधा लिखी हुई भाषा के आधार पर निश्चित किए जाते हैं क्योंकि उनमें शब्दों का प्रयोग बोली हुई भाषा की अपेक्षा अधिक सावधानी से किया जाता है। व्याकरण यानी बी धन अ धन करण शब्द का अर्थ भली भांति आपको समझना है। व्याकरण में वे नियम समझाए जाते हैं जो शिष्ट जनों के द्वारा स्वीकृत शब्दों के रूपों और प्रयोगों में दिखाई जाते। यानी व्याकरण की जहां तक बात करें, व्याकरण का आना भाषा का शुद्ध रूप को दर्शाता है। यानी कोई भी भाषा तब प्रचलित होती है जब उसमें नियम नियमावली हो, उसमें शिष्ट जनों का हाथ हो। जब तक उसमें, जैसे आप भोजपुरी देखते हैं, भोजपुरी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपको बहुत अजीब सा लगते हैं, अपने जैसे साथियों के साथ में, परिवार के साथ नहीं सुनना पसंद करेंगे, ऐसी भाषा बोली जाती है। तो जब तक उसमें शिष्ट जन नहीं होंगे, बहुत सारे कवि हैं, कवियों की जो भाषा देखिए, बड़ा मतलब वो तो कहते हैं कि भाई आज का जो समाज जैसा डिमांड कर रहा है वैसे मैं परोस रहा हूं। भाई उनकी भी कोई गलती नहीं है, लेकिन यहां पर शिष्ट जनों का होना आवश्यक है। और शिष्ट जनों के द्वारा जो शब्दावली का निरूपण किया जाता है, जो नियम कानून तय किए जाते हैं किसी भाषा में, वो अगर प्रयोग हो रहा है तो उसको हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण का मतलब ही होता है बी धन अ धन करण, यानी बिना किसी नियम के अगर कोई चीज होती है तो उसको व्याकरण नहीं कहते हैं। व्याकरण में कोई चीज नियमित तरीके से और शिष्ट जनों के द्वारा स्वीकृत शब्द का इस्तेमाल हो तो वह है व्याकरण। व्याकरण भाषा के अधीन होती है। व्याकरण किसके अधीन होता है? भाषा के अधीन, और भाषा ही के अनुसार बदलता भी है। व्याकरण का काम यह नहीं कि वह अपनी ओर से नए नियम बनाकर भाषा को बदल दे, समझ रहे हैं ना। व्याकरण का ये कोई काम नहीं है कि अपना नियम थोप दे भाषा पर। भाषा प्रचलित हो, भाषा जो प्रचलित होती है उसी को सिस्टमैटिक, जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई तो करते हैं, ठीक है, पढ़ाई दिन रात आप लोग कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करने का कोई एक निश्चित समय नहीं है। और वही समय अगर व्यवस्थित कर दे कोई आपको टीचर, आप कोचिंग क्लासेस या स्कूल क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां आपको व्यवस्थित तरीके से पठन पाठन करने को मिलता है। बाकी आप घर पे भी बैठ के पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन घर पर बैठने का मतलब क्या है कि आप व्यवस्थित ढंग से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप व्यवस्थित ढंग से पठन पाठन करें घर पे तो वही जो है आपकी पाठशाला है। लेकिन इसीलिए आप लोग पाठशाला में आते हैं क्योंकि यहां आपको व्यवस्थित रूप मिलता है, एक टाइम बाउंडेशन होता है, एक टाइम का एक निश्चित जो है
व्यवस्था रहती है जिसके तहत आप क्लास लेते हैं, वही है भाषा में है। भाषा में जब तक हम शब्दों का या वर्णों का या ध्वनियों का एक समेकित रूप नहीं होगा तब तक भाषा व्याकरण के रूप में नहीं बदली जाएगी। और अगर बात करते हैं भाषा का, तो भाषा जो है भाषा व्याकरण के अधीन नहीं है, लेकिन व्याकरण एक समायोजित करती है भाषा को। वह इतना ही कह सकता है कि एक अमुक प्रयोग अधिक शुद्ध है अथवा अधिकता से किया जाता है, पर उसकी एक संपत्ति मानना या ना मानना सब लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है। व्याकरण के संबंध में यह बात स्मरण रखने योग्य है कि भाषा को नियमबद्ध करने के लिए व्याकरण नहीं बनाया जाता, वरन भाषा पहले बोली जाती है और उसके आधार पर व्याकरण की उत्पत्ति होती है। यानी कोई चीज का नियम तब बनता है जब वो चीज प्रचलित हो, यानी उसकी जरूरत हो। हम देखिए यहां जैसे अभी एक मतलब एक समूह हो, एक बहुत बड़ा समूह है हो, यानी जगह ना हो बैठने की, तब हम नियम बनाएंगे कि भाई आप इतने टाइम आएंगे, वो इतने टाइम आएंगे। जब तक कोई चीज ज्यादा मात्रा में, यानी जब तक उसकी आवश्यकता ना हो, तब तक वो चीज जो व्यवस्थित नहीं हो पाती है। यह है भाषा और व्याकरण। व्याकरण की जहां तक सीमा की बात करते हैं, देखिए कहते हैं ना व्याकरण की एक लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन और भाषा और व्याकरण दो अलग, भाषा और व्याकरण अलग दो शब्द हैं। भाषा व्याकरण में व्यवस्थित होती है, लेकिन व्याकरण की कोई सीमा, जैसे आप ही के पेरेंट्स हैं, एक हद तक आपको नियम कानून के दायरे में रख सकते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में आपके साथ, या टीचर ही हैं, टीचर का भी एक अपना एक निश्चित सीमा है, एक अपनी गरिमा तक आपको जो है ट्रीट करेंगे। अगर मान लीजिए किसी प्रकार की एक लिमिटेशन बना दिया जाए, तो लिमिटेशन का पालन अगर ना हो तो भाषा वहां पर जो है व्यवस्थित नहीं हो पाएगी। व्याकरण की सीमा की बात करें तो लोग बहुधा यह समझते हैं कि व्याकरण पढ़ करके वे शुद्ध शुद्ध बोलने और लिखने की रीत सीख लेते हैं। ऐसा समझना पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। आप ये बताइए, इंग्लिश स्पीकिंग करके इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं? हाँ, नहीं ना। और जो इंग्लिश जिसको आती है, क्या शुद्ध शुद्ध इंग्लिश बोल लेते हैं? या जो जिनको शुद्ध हिंदी आती है, क्या वो शुद्ध हिंदी बोल लेते हैं? हर जगह शुद्ध हिंदी बोलते हैं? आपको बताएं तो 90% लोग अशुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करेंगे ना, तो उसमें व्याकरण का रूप उसमें समाहित होगा। और व्याकरणिक ढंग से तो ना कोई बोल पाता, ना कोई पढ़ पाता, ना कोई पढ़ा पाता है। यही समस्या है। कभी हमारे आपके बीच में विवाद का कारण क्या होता है जानते हैं? भाषा। और भाषा जब व्यवस्थित रूप से नहीं होती है, आप अपनी बात को कहना चाहते हैं, आप अपने आप को बताना चाहते हैं कि मैं सही व्यक्ति हूं, या ये कहना चाहते हैं कि भाई ये बात कहना चाह रहा आपके हित के लिए, लेकिन यह व्यक्ति जब वो समझ नहीं पाता है तो आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा देता है। और खासकर आप देखिए टेलीफोनिक वार्तालाप, वो तो स्पष्ट होती ही नहीं है। आप बोल कुछ रहे हैं, समझ अगला कुछ रहा है, और फोन पे लड़ाई हो जाती है ना। तब ये होता है कि आमने सामने आइए, और जब आमने सामने आएंगे तो आमने सामने आने के बाद आपका पर्सनालिटी अगले की पर्सनालिटी जब सेम, कहते हैं ना कि जब गुरुजी आमने सामने, जैसे ऑनलाइन व्यवस्था है, ऑनलाइन में हम मोबाइल में घुसकर किसी बच्चे को दंडित नहीं कर सकते हैं। अरे डांटेंगे बहुत, करें मोबाइल बंद कर लेंगे, क्या करोगे? आमने सामने होगा तो मेरा जो एक बात करने का जो तरीका है, जो आमने सामने फेस टू फेस मैं आपको समझाने में टाइम दे रहा हूं, और आप बहुत उसको ध्यानपूर्वक, यानी मेरी जो नजर है वो आपकी नजर से सीधे सटीक जब मिल करके बात करते हैं एकदम आमने सामने, तो उसकी बात और होती है। उसकी बात यह है कि हम आपको बहुत सटीक ढंग से समझाने में सफल रहेंगे। यहां पर व्याकरण की जब सीमा की बात करते हैं, तो सीमा यह है कि शुद्ध शुद्ध बोलने और लिखने की रीत सीख तो लेते हैं, लेकिन ऐसा समझना पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। यह धारणा अधिकांश में मृत, यानी अप्रचलित का मतलब हो गया अप्रचलित भाषाओं
के संबंध में ठीक कही जा सकती है, जिनके अध्ययन में व्याकरण से बहुत कुछ सहायता मिलती है। कहने का मतलब व्याकरण आपको एक हेल्प देता, एक हेल्प मतलब एक सहायता करता है कि आपको कहीं भी अटपटा कोई चीज लगे तो उसको व्याकरणिक रूप में ढाल लीजिए तो वो चीजें शुद्ध हो जाएं। समझ रहे हैं? यह सच है कि शब्दों की बनावट और उसके संबंध की खोज से भाषा के प्रयोग में शुद्धता आ जाती है। शब्दों की अगर बनावट, देखिए हम शब्दों में कभी कभी बनावटीपन ला देते हैं, यानी बिगड़ी हुई बात बन जाती है। यानी इंसान कहते हैं नहीं कि आपने उसको लाख मदद कर दी, और एक छोटी सी बात, बात का मतलब ध्वनि, ध्वनि की मतलब आवाज, आवाज की मतलब वाक्य, वाक्य की मतलब भाषा, यानी अगर उसको लग गई, उसके दिल तक पहुंच गई, अब आपका पूरा जितना भी उसके साथ आपने सहयोग किया सब पानी में मिट गया, पानी में सब यानी मिट गया। यानी आपने उसके साथ जीवन भर सहयोग किया, उसका उसकी मदद की, और लास्ट पोजीशन पर एक ऐसी बात आप बोल दिए, एक ऐसी भाषा का उल्लेख कर दिए कि उस आपका जीवन भर का जो भी आपने उसके साथ काम किया है, जो भी उसका सहयोग किया है, सब मिट्टी मिल गया। यहां पर आपको समझना है कि बनती हुई बात और बिगड़ती हुई बात में डिफरेंट है। यानी अगर कोई बात बिगड़ रही है, उसको बनाने में भाषा का बहुत बड़ा रोल है। अभी जैसे यहां पर हम बात कर रहे थे बनावट, कुछ विद्वान लोग हैं बिगड़ती हुई बातों को बनाने के लिए कुछ ऐसी चीजें बोल देते हैं कि बात बिगड़ते हुए बन जाती है, और बन जाती है तो फिर खुशहाली आ जाती है। हो सकता है मिठाई उठाई मिल जाए, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे तो हो सकता है गाली गलौज के सिवा कुछ मिले ना। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, और अब ये है कि अब बात बिगड़ ही जाएगी, बनने वाली नहीं है। उसी में अगर एक बात ऐसे सरस्वती देवी जी आपके जिहाद से बोल दें, हो सकता है कि वो बात उसको लग जाए, और लग जाए तो गाली की जगह मिठाई मिल जाए। इसलिए भाषा का जो स्थान है व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। व्याकरण न पढ़ करके भी लोग शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना सीख सकते हैं। कई अच्छे लेखक व्याकरण नहीं जानते, अथवा व्याकरण जानकर भी लेख लिखने में उनका विशेष उपयोग नहीं करते। उन्होंने अपनी मातृभाषा का लिखना अभ्यास से सीखा है। शिक्षित लोग के लड़के बिना व्याकरण जाने शुद्ध भाषा सुनकर ही शुद्ध बोलना सीख लेते हैं। अशिक्षित लोग के लड़के व्याकरण पढ़ लेने पर भी प्रायः अशुद्ध ही बोलते हैं। अब देखिए यहां पर आपको बताया जा रहा है, कुछ लोग जो है व्याकरण पढ़कर भी शुद्ध नहीं बोल पाते हैं, यानी कुछ लोग शिक्षित होकर के भी सही बात नहीं कह पाते, और कुछ लोग अशिक्षित हैं तब भी बहुत अच्छी बात कर लेते हैं। अभी आप गांव में देखिए, गांव में शहर में, गांव का जो बच्चा है वो बहुत प्रेम से, बहुत सम्मान आदर पूर्वक आपको बैठाएगा। अभी आप किसी के दरवाजे जाइए, फिर देखिए, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो पहले आपको अंकल जी आइए बैठिए, चाचा जी बैठिए, दादाजी बैठिए, क्या बात है, पानी पीजिए, पहले कुछ खाइए, कुछ लाता हूं ना। शहर में आप बेल बजाइए, क्या बात है भाई, अरे वो फला, नहीं फला यहाँ नहीं रहते हैं, बस दरवाजा बंद किया जा, क्यों। तो ये है जो है भाषा का जलवा। और अशिक्षित लोग के लड़के व्याकरण पढ़ लेने पर भी प्रायः अशुद्ध बोलते हैं। यदि छोटा लड़का कोई वाक्य शुद्ध नहीं बोल सकता तो उसकी मां उसे व्याकरण का नियम नहीं समझाती। देखिए, कभी छोटे बच्चे को व्याकरण समझाया जाता है क्या? फिर भी बच्चा सीख जाता है। लड़का वैसा ही बोलने लगता है, केवल वह अनुकरण करता माता पिता का। केवल व्याकरण पढ़ने से मनुष्य अच्छा लेखक वक्ता नहीं हो सकता। विचारों की सत्यता अथवा असत्यता से भी व्याकरण का कोई संबंध नहीं है। भाषा में व्याकरण की भूल ना होने पर भी विचारों की भूल हो सकती। देखिए, हम जो आपको बता रहे हैं वो भाषा और व्याकरण के संबंध में बता रहे हैं। यानी मैं आपको बता रहा हूं कि भाषा में व्याकरण की जो एक सीमा है वो किस हद तक है। यहां जैसे आप ये कहते हैं ना कि सर मैं ये चीज कर लूं तो हो सकता नहीं, कोई जरूरी नहीं। आप इंग्लिश आप नहीं पढ़े तब भी आप इंग्लिश में काम कर जाएंगे, इतनी समझ है, कोई मैंडेटरी नहीं है। वैसे ही भाषा में व्याकरण का बहुत बड़ा कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां आपको देखना यह है कि
व्याकरण की सहायता से हम केवल शब्दों का शुद्ध प्रयोग जानकर अपने विचार स्पष्टतया प्रकट कर सकते हैं, जिससे किसी भी विचारवान मनुष्य को उनके समझने में कठिनाई अथवा संदेह ना हो। यानी जब हम भाषा को सीखते हैं तो भाषा को सीखने में जब कोई आपको समस्या है तो वहां स्पष्टता जरूरी है। स्पष्टता अगर भाषा यानी शब्दों का स्पष्टता होना जरूरी है। शब्द अगर शुद्ध होंगे, शुद्ध शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो लोग आसानी से समझ लेंगे और किसी प्रकार का संदेह नहीं होगा। शंका वाली भाषा का इस्तेमाल ना करिए। जैसे आप कह दीजिए कि हो जाएगा ये काम, और हो जाएगा या हम कर देंगे, आप चिंता मुक्त हो जाए, हम कर देंगे काम, या हो जाएगा, तो आदमी को एक शंका हो जाएगा, पता नहीं होगा कि नहीं, शंका आ जाती है। तो यहां पर भाषा का बहुत बड़ा रोल होता है। व्याकरण के लाभ, ठीक, सीमा के बाद हम लाभ की बात करेंगे। यहां अब यह प्रश्न हो सकता है कि यदि भाषा व्याकरण के आश्रित नहीं है और यदि व्याकरण की सहायता पाकर हमारी भाषा शुद्ध, रोचक और प्रमाणिक नहीं हो सकती, तो इसका निर्माण करने और उसे पढ़ने से क्या लाभ है? ये होता है ना दिमाग में कि भाई जब व्याकरण का कोई महत्व ही नहीं है भाषा में, तो क्या जरूरत है इसका? तो आप ध्यान दीजिएगा। कुछ लोगों का यह भी आक्षेप है कि व्याकरण एक शुष्क और निरुपयोगी विषय है। इन प्रश्नों का उत्तर यह है कि भाषा से व्याकरण का प्रायः वही संबंध है जो प्राकृतिक विचारों से विज्ञान का। इसे प्रकृति के कुछ विचार हैं। प्रकृति के क्या विचार हैं? प्रकृति के विचार यही है कि भाई पेड़ पौधे प्रकृति की देन है, जिससे वह हवा, पानी, शुद्धता आपके वायुमंडल में फैलाए हैं। सूर्य सुबह उगेगा, शाम को अस्त होगा, चांदनी रात होगी, ये सब प्रकृति के विचार हैं। और वो अपना विचार क्या बदलती है? क्या प्रकृति नहीं बदलती है ना। पेड़ पौधे क्या हवा देना बंद कर सकते हैं? क्या नहीं। मछलियां क्या नदी में या जल में से आकर के घर में रहने का विचार करेंगी? क्या नहीं। बस 2 मिनट का और। तो जब उनके विचार में इस तरह की चीजें नहीं है, उनके माइंड में इस तरह की चीजें नहीं है, तो हमारे आपके दिमाग में ऐसा क्यों हो? जैसे जो प्राकृतिक विकारों से विज्ञान का है, वैज्ञानिक लोग ध्यान पूर्वक सृष्टि क्रम का निरीक्षण करते हैं और जिन नियमों का प्रभाव वे प्राकृतिक विकारों में देखते हैं, उन्हीं को बहुधा सिद्धांतवत ग्रहण कर लेते हैं। जिस प्रकार संसार में कोई भी प्राकृतिक घटना नियम विरुद्ध नहीं होती, बिना नियम के कोई प्राकृतिक घटना नहीं होगी। नियम क्या है प्रकृति का? प्रकृति का नियम यह है कि जब प्रकृति का आप दोहन करेंगे, क्षरण करेंगे, तो फिर वो अपना नियम भूल जाएगी। उसका नियम यह है, वो जो प्राकृतिक संपदा है उसको आपको संग्रहित रखना है, संरक्षित करना है। अगर आप उसके नियम के साथ खिलवाड़ करेंगे तो वो भी आपके साथ खिलवाड़ करेगी। समझ रहे हैं ना? प्राकृतिक घटना नियम विरुद्ध नहीं होती, उसी प्रकार भाषा भी नियम विरुद्ध नहीं बोली जाती है। व्याकरण इन्हीं नियमों का पता लगाकर सिद्धांत स्थिर करते हैं और व्याकरण में भाषा की रचना, शब्दों की व्युत्पत्ति, स्पष्टता पूर्वक विचार प्रकट करने के लिए उनका शुद्ध प्रयोग बताया जाता है, जिनको जानकर हम भाषा के नियम जान सकते हैं और उन भूलों का कारण समझ सकते हैं जो कभी कभी नियमों का ज्ञान ना होने के कारण अथवा असावधानी से बोलने या लिखने में हो जाती है। किसी भाषा का पूर्ण ज्ञान होने के लिए उसका व्याकरण जानना बहुत आवश्यक है। कभी कभी तो कठिन अथवा संदिग्ध भाषा का अर्थ केवल व्याकरण की सहायता से ही जाना जा सकता है। इसके सिवा व्याकरण के ज्ञान से विदेशी भाषा सीखना भी बहुधा सहज हो जाता है। कोई कोई व्याकरण को शास्त्र मानते हैं और कोई कोई इसे केवल एक कला समझते हैं। पर यथार्थ की बात अगर हम करेंगे तो उसमें उसका समावेश दोनों भेदों में होता है। शास्त्र से हमको किसी विषय का ज्ञान विधि पूर्वक होता है, यानी नियम के अनुसार होता है। कोई शास्त्र नियम के अनुसार बनाया जाता है और कला से हम उस विषय का उपयोग सीखते हैं। जैसे कला एक ऐसा विषय है जो आपके जीवन में उपयोग है उसका। जैसे आप घर बनाते थे बचपन में,
ड्राइंग करते थे, आज उसका सही सही स्ट्रक्चर अपने जीवन में खड़ा कर सकते हैं। तो यहां पर व्याकरण को शास्त्र इसलिए कहते हैं कि उसके द्वारा हम भाषा के उन नियमों को खोज सकते हैं जिन पर शब्दों का शुद्ध प्रयोग अवलंबित है, और वह कला इसलिए है कि हम शुद्ध भाषा बोलने के लिए उन नियमों का पालन करते हैं। विचारों की शुद्धता तर्कशास्त्र के ज्ञान से और भाषा की रोचकता साहित्य शास्त्र के ज्ञान से आती है। तो इस तरह से हिंदी व्याकरण में प्रचलित साहित्यिक हिंदी के रूपांतर और रचना के बहुजन मान्य नियमों का क्रमपूर्वक संग्रहण रहता है। इसमें प्रसंगवश प्रांतीय और प्राचीन भाषाओं का भी यत्र तत्र विचार किया जाता है, पर वह केवल गौण रूप में और तुलना की दृष्टि से ही सही माना जाता है। व्याकरण के विभाग, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, अगले वीडियो में आपको ये मिलेगा। लेकिन इसके पहले जो मैं आपको बताया हूं उसको आप थोड़ा ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। व्याकरण के लाभ और जो है व्याकरण की सीमा और व्याकरण और भाषा, ये जो 3 टॉपिक है, इन 3 टॉपिक को आप नोट कर लीजिएगा। पहला आपका जो है भाषा और व्याकरण, दूसरा है व्याकरण की सीमा, और तीसरा है आपका व्याकरण के लाभ। ये 3 पॉइंट जो हैं इनको आप ध्यान पूर्वक नोट कर लीजिएगा। इस पर कभी कभी आपसे ऐसे लिखने को आ जाता है भाषा पर, कभी कभी इस पे आपको पैसेज दे देता है, समझ रहे हैं, और पैसेज में यही पैसेज पूरा एग्जाम में उठाकर दे देगा और इसी में से 5 प्रश्न बना के दे देगा और विकल्प दे देगा। लेकिन आप इसको 5 मिनट में या 10 मिनट में तो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसको हमें पहले से इसका अध्ययन जरूरी है। खास करके अगर आपकी परीक्षा निबंधात्मक है, यानी जहां पीसीएस वगैरह इस टाइप की परीक्षाएं होती हैं, तो उसमें भाषा और बोली पर बहुत सारे पैसेज एग्जाम में दिए रहते हैं, और भाषा का महत्व तो हमारे जीवन में हर एक विषय में पड़ता है। विषय के साथ साथ आपके सामाजिक और राजनीतिक और पारिवारिक जीवन में भाषा बहुत बड़ी महत्व रखती है। इस वजह से भाषा पर मैं 2-3 दिन का और वीडियो हमारा चलेगा। इसके बाद फिर व्याकरण पे आएगा। व्याकरण में आप जानते हैं संधि समास, अलंकार, ये सब चीजें हैं, ये सब तो क्षणिक मात्र हैं, यानी इनको हमें समझना, इनके नियमों को जानना, और फिर इसके बाद उससे जो भी प्रश्न पुट होंगे उसका जवाब देना। लेकिन जो भी समय लग रहा है वो भाषा के इतिहास पर लग रहा है। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास है वो यहीं पर एंड होती है। नेक्स्ट आपको क्लास में अगले टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।